गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ईवी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। तो आपको पता है कि अभी ईवी के में फायर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इसीलिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ है, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ टाटा नरसिंह राव जी। तो उन्होंने कुछ एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स दिए हैं कि कैसे हम बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो उसको जो है अब गवर्नमेंट ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर जो है नोटिफाई कर दिया है। तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं एक्सपर्ट कमेटी की आपकी, जो है जैसे बैटरी सेल्स कैसे होने चाहिए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑन बोर्ड चार्जर डिज़ाइन कैसा होना चाहिए बैटरी पैक का, थर्मल प्रोपेगेशन कैसे होनी चाहिए ताकि जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके लिए कुछ जो है एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट बनाई गई हैं, और ये जो आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं या जो ये आपके रूल्स होंगे, ये अब 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफ कोर्स 2070 तक नेट जीरो एमिशंस के लिए जो है वो कमिटमेंट दी है 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में नवंबर 2021 में। इसके लिए हम जो है अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जो है वो डीकार्बनाइज करना चाहते हैं, क्लीन मोबिलिटी लेके आना चाहते हैं। अब देखो, हमारा जो टू व्हीलर्स हैं कंट्री में, वो लगभग 70 से 80% ऑफ ऑल प्राइवेट व्हीकल्स हैं। थ्री व्हीलर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांजिट, फ्रेट ट्रांसपोर्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम ईवीज की बात करें इंडिया में, तो 4.2 लाख यूनिट्स ऑफ ईवी जो है आपके फाइनेंशियल ईयर 2022 में बिकी है, एज कम्पेयर टू उससे पिछला साल जब सिर्फ 1.34 लाख। तो मतलब धीरे धीरे ऑलमोस्ट डबल से क्या 3 टाइम्स जो है वो अडॉप्शन बढ़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सिर्फ एक साल के अंदर। ऑफकोर्स बहुत से रीजंस हैं इसके। गवर्नमेंट आपके बेनिफिट्स दे रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट ईवीज की अडॉप्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो गवर्नमेंट ने फेम 2 भी स्कीम निकाली है, आपको पता ही है ना। तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है बहुत सारी आपको बेनिफिट्स देती है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो है अडॉप्शन बढ़ती जा रही है। तो आपको पता है फेम 2 स्कीम जो है वो एक इंसेंटिव स्कीम है, जो कि आपके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के लिए 2015 में गवर्नमेंट ने निकाली थी। तो फेम का मतलब क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 2019 में 10,000 करोड़ जो है वो बजट दिया 3 साल के लिए, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 2024 तक कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स 2015 की स्कीम है, तो फेम 2 जो थी वो 2019 में निकली थी। अब जो फेम 2 है उसके अंदर पैसेंजर कार्स के अलावा जो है आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जो है सपोर्ट करने की बात की गई है। 7,000 ई बसेज लेके आएंगे, 5 लाख ई थ्री व्हीलर्स लेके आने वाली बात है। तो ये सारी जो है इतना सपोर्ट देने की बात की गई है। तो अगर हम अभी तक देखें तो लगभग 2 लाख व्हीकल्स को गवर्नमेंट जो है फेम 2 स्कीम के अंदर ऑलरेडी सपोर्ट दे चुकी है। और क्या मेजर्स निकाले हैं गवर्नमेंट ने आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए? तो ऑफ कोर्स सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो है आपकी बैटरी की प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी उसके लिए गवर्नमेंट लेके आई है कि आप जो है आपकी बैटरी अगर ख़त्म हो जाती है तो आपको चार्ज बैटरी जो है वो मिल सके, आप उसके अंदर उसको यूज़ करके आप आगे जा सको। ठीक है। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में क्या होता है कि आपके व्हीकल की बैटरी जो है अगर वो ख़त्म हो गई है तो आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओगे, आपकी चार्ज बैटरी आपकी गाड़ी में डाल दी जाएगी और आप आगे जा सकते हो। तो इसको आप बैटरी को स्वैप कर सकते हो। ठीक है, चार्ज बैटरी ले सकते हो। तो ऑफ कोर्स नीति आयोग ने रिसेंटली एक पॉलिसी भी निकाली जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, उनको प्रायोरिटी मिलेगी और वहाँ पर ये बैटरी स्वैपिंग लाया जाएगा। फिर ईवी पे स्विच करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी अपफ्रंट सब्सिडी निकाली हैं। जब आप परचेज करते हो तो आपको सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पे। इवन ई अमृत पोर्टल भी निकाला गया है जिसमें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि आपको पता लग सके कि कैसे आप आराम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ माइग्रेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके 26th मीटिंग हुई है अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हमको कॉन्टिन्यूसली रिस्क को मॉनिटर करना है और कोई भी अगर वल्नरेबिलिटी आ रही है उसको टाइम टू टाइम ही हमको मिटिगेट करना है। तो कुछ मीटिंग में जो है बातें हुई हैं वो देखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि सेंट्रल बैंक्स जो है वो एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ऑफ कोर्स जो यूक्रेन सिचुएशन की वजह से एमर्ज हुई है।
और एफएसडीसी ने ये भी कहा है कि हमको अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स देखने हैं कि इकोनॉमी में कोई अगर प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए हमको रेडीनेस रखनी है डील करने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क, फाइनेंशियल कंडीशंस, मार्केट डेवलपमेंट्स, इनके ऊपर हमको हमारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनको प्रोएक्टिव तरीके से इनके ऊपर नज़र रखनी है। खासकर पावर सेक्टर फाइनेंसिंग, स्ट्रेटजिक रोल ऑफ गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर और इंटर रेगुलेशन कोऑपरेशन के लिए जो है इश्यूज में जो इश्यूज आ रहे हैं उसको भी डिस्कस किया गया। तो हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है क्या। ऑफ कोर्स एक नॉन स्टेचुटरी काउंसिल है, ये कोई इसके लिए लॉ नहीं बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इन 2010। चेयरपर्सन इसके जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और इसमें मेंबर्स कौन होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के हेड्स हैं, जैसे आपके आरबीआई के गवर्नर, सेबी के चेयरपर्सन, पीएफआरडीए पेंशन फंड के जो है चेयरपर्सन, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब जितने भी आपके जो है फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी रेगुलेटर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इसके अंदर मेंबर होते हैं। अब 2018 में गवर्नमेंट ने इस एफएसडीसी के अंदर और भी मेंबर्स इंक्लूड किए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जो कि आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है डिजिटल पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। फिर आईबीबीआई के भी चेयरपर्सन को इसमें इंक्लूड कर लिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट रेवेन्यू सेक्रेटरी भी इसके मेंबर बन चुके हैं। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, हमको स्ट्रेंथन करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। तो एक तरह से मैक्रो लेवल पर सुपरविजन करती है ये आपकी एफएसडीसी इकोनॉमी का और सजेशंस देती है कि कैसे हम जो है प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। इसको बनाने के पीछे रघुराम राजन कमेटी थी 2008 में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। उन्होंने कहा था कि ये एफएसडीसी होना चाहिए, तो 2010 में गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीस एग्रीमेंट विद ट्राइबल्स इन असम। तो आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और 8 आर्म्ड आदिवासी ग्रुप्स ने एक ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट साइन किया है और जो डेकेड्स ओल्ड क्राइसिस है आदिवासी का और टी गार्डन वर्कर्स का, उसको रिजॉल्व कर लिया गया है असम में। तो ये टी ट्राइब्स कम्युनिटी हैं कौन, लगभग 1000 टी गार्डन्स हैं असम में, आपको पता है, और टी और एक्स टी गार्डन ट्राइब्स वहाँ पर लोकेटेड हैं, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का जिनको स्टेटस मिला हुआ है असम में। लेकिन वो ऑफ कोर्स बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि उनको एसटी का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बैकवर्ड और लिटरेसी लेवल उनमें बहुत कम है। तो उन्होंने वायलेंट पाथ उसके लिए चूज़ कर लिया था, क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है। जब कॉलोनियल रिजीम थी, ब्रिटिश रूल करते थे, तो उनको बहुत तरह का टॉर्चर और सफरिंग सहना पड़ता था। इवन जो ब्रिटिश प्लांटर्स होते थे वो भी इनके लैंड्स को ग्रैब कर लेते थे। फिर ये देखा गया उनके द्वारा कि जब इंडिया आज़ाद हो गया तो भी उनकी कोई जो है कंडीशंस में बहुत चेंज नहीं आया, ठीक है। फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहाँ पर वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का डिमांड कर रहे थे स्टेट से, और सोशल और पॉलिटिकल टेंशंस भी थी, आपस में उनकी ग्रुपिंग भी थी। तो एक तरह से वो जब एथनिक नेशनलिज्म वहाँ पर असम में बढ़ा तो वो उस मिलिटेंसी में असम में उन्होंने भी जो है हथियार उठा लिए थे। तो अब जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसके हाईलाइट्स देखते हैं। तो 8 आदिवासी ग्रुप्स के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया। उनके साथ ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 से सीज फायर पैक्ट साइन ऑलरेडी कर चुकी थी। बट अब सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर जो है वो कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं, जैसे कि हम उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल एस्पिरेशंस का ध्यान रखेंगे, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उनके सोसाइटी को, लिंग्विस्टिक कल्चर को, एथनिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना जो है गवर्नमेंट देखेगी। एक आदिवासी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ असम द्वारा उनकी नीड्स को देखने के लिए। फिर जो आर्म्ड ग्रुप्स जो कैडर हैं उनकी भी रिहेबिलिटेशन की जाएगी, और वेलफेयर ऑफ टी गार्डन वर्कर्स देखा जाएगा। एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया जाएगा उन्हें 1000 करोड़ का अगले 5 साल के अंदर, ताकि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी ठीक किया जा सके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार जो है कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर जो स्टेट्स लेगार्ड अप्रोच कर रही हैं, जो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं स्कीम को, उनको पेनल्टीज़ भरनी पड़ेंगी, उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाएंगी गवर्नमेंट। तो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम, ये 4 ऐसी गवर्नमेंट्स हैं मेजरली जो कि बहुत पीछे हैं अपने टारगेट से। आपको पता है ना कि टारगेट था 2016 में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, तो हमने टारगेट रखा था कि मार्च 2022 तक हम 2.95 करोड़ हाउस होल्ड बनाकर देंगे। लेकिन मार्च 2022 की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया था, क्योंकि कोविड आ गया था, तो उस डेडलाइन को एक्सटेंड करके मार्च 2024 कर दिया गया था। अगर हम देखें तो लगभग अगस्त 2022 तक हम 2.02 करोड़ हाउसेज बना चुके हैं। बट ये 4 स्टेट्स जो हैं बहुत पीछे चल रही हैं। इनको कहा है कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगाएंगे।
तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है क्या? ऑफ कोर्स इसको 2016 में लॉन्च किया गया। पक्का घर देने की बात की गई है इसमें, और बेसिक एमिनिटीज़ ऑल रूरल फैमिलीज़ को जो कि होमलेस हैं, और 2.95 करोड़ ऐसे घर बनाने की बात की गई है 2024 तक। तो इसमें जो है बेनिफिशरीज कौन है? जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, बॉन्डेड लेबर, फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स हैं, नॉन SC ST कैटेगरी की जो है विडोज़ हैं, डिफेंस पर्सोनल के नेक्स्ट ऑफ किन हैं, रिटायर्ड मेंबर्स हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, डिसेबल्ड पीपल और माइनॉरिटीज़। अब ये स्कीम पूरे इंडिया में लागू होती है, लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ में लागू नहीं होती है। अब इसके बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कैसे किया गया? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा लिया गया 2011 का, उसमें कुछ एक्सक्लूजन किया गया कि इन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, इन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसे 13 पॉइंट्स डाले गए। फिर उसके बाद ग्राम सभा वेरीफाई करके देती है कि हाँ ये जो है इंडिविजुअल या ये फैमिली एलिजिबल है या नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके प्लेन एरिया में घर बनाने के लिए आपको 1,20,000 रुपये तक मिल जाते हैं, और अगर आप हिली एरिया में घर बना रहे हो तो आपको 1,30,000 रुपये तक मिल सकते हैं। और यूनिट साइज़ कितना है? 25 स्क्वायर मीटर का आप घर बना सकते हो, जिसमें हाइजीनिक कुकिंग का भी एरिया डेडिकेटेड होगा। और अगर बेनिफिशरी चाहता है तो 70,000 रुपये तक का जो है कंस्ट्रक्शन का लोन भी जो है गवर्नमेंट उनको दिलवाने में हेल्प करती है। ठीक है, गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, हेल्प करेगी कुछ, हाँ बाद में इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल सकती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ओजोन डे। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत नोटवर्दी है। तो ये क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, तो वो उसके एक फंक्शन को एड्रेस कर रहे थे। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? आपके ऐसे सब्सटेंसेस जिससे कि ओजोन डिप्लीट होती है, उनको फेज आउट करने का ये एग्रीमेंट था। 1987 में इसको साइन किया गया था। तो इस साल का वर्ल्ड ओजोन डे का थीम ये है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो 35 साल हो गए हैं इस एग्रीमेंट को साइन हुए, 1987 में साइन हुआ था। और सब्सटेंसेस जो कि आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनको धीरे धीरे आपको फेज आउट करना था, और मैन मेड केमिकल्स जो कि आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको भी फेज आउट करना था, उनकी कंजम्पशन को रोकना था। इंडिया ने इस एग्रीमेंट को 1992 में ज्वाइन किया था, और इसके ऊपर बहुत अच्छा इंडिया ने परफॉर्म किया है। अपने इस लगभग सारे टारगेट्स को इंडिया मेट कर चुका है जो कि इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर टारगेट दिए गए थे। तो ओजोन लेयर है क्या? O3 आपका 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं उसको हम ओजोन कहते हैं। जनरली आपके ये अपर एटमॉस्फेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक नेचुरली ये आपकी ओजोन लेयर होती है। लेकिन जब ये आपके ट्रोपोस्फेयर में, जब आपके लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाती है आपके ये, तब ये हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके ट्रोपोस्फेयर में कैसे बनती है ओजोन? जब आपके ये पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हैं कार से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल बॉयलर से, तो उससे वो केमिकल रिएक्शन होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उससे ओजोन बन जाती है। क्योंकि सरफेस लेवल ओजोन जो है वो हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है, तो ये आपके लंग फंक्शन को जो है वो रिड्यूस कर सकती है और उससे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ITP-GFRA। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को होस्ट करने वाला है आने वाले हफ्ते में। तो अब जो है ये इसमें आपका 9th सेशन जो होगा इसमें सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें वो डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में इश्यूज़ को डिस्कस कर सकती हैं। तो इस बार का थीम यहाँ पर लिखा है, सेलिब्रेटिंग द गार्डियंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को जो है वो एक्नॉलेज किया गया कि कैसे जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर में वो हेल्प करते हैं। तो ये आपका जो ITP-GFRA है ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। नवंबर 2001 में रोम में इसको साइन किया गया था। ये ऐसे सोल्यूशंस देता है कि कैसे हम फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अपनी अचीव कर सकते हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि अब ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, सारी कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर इन सॉल्यूशंस को अचीव करने के लिए, तो एक ग्लोबल ऑर्डर बनाने की ज़रूरत थी ताकि हम एक्सेस ऑफ एंड बेनिफिट शेयरिंग कर सकें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की। तो इसी के लिए ही जो है ITP-GFRA बनाया गया है।
सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल्स। तो आपके ये सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5 जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में लॉन्च किया है। तो लगभग 1.14 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। अब तमिलनाडु में अनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ही स्कीम को लॉन्च किया गया है और कहा है कि जो ये मील प्रोग्राम चला रहे हैं, जो इंचार्ज जो होंगे इस स्कीम के, वो अगर कोई चाहते हैं तो न्यूट्रिशन का कंपोनेंट इसमें एनहेंस भी कर सकते हैं, तो उनको एक लीवे दी गई है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस इंडिया। तो आपके प्रताप पवार जी, उनको चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया यूनानिमसली ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट सर्कुलेशन और रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपके जितने भी मेजर पब्लिकेशंस होते हैं जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, उनकी कितनी सर्कुलेशन है उसको सर्टिफाई और ऑडिट करती है। तो ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में इसको बनाया गया था। ऑडिट इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में लोकेटेड है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दामोदरन कमेटी। तो इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ताकि अप्रोप्रिएट मेजर्स सजेस्ट किए जा सकें, रेगुलेटरी मेजर्स भी सजेस्ट किए जा सके कि कैसे वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंडिया में स्केल अप की जा सकती है। तो ये 6 मेंबर पैनल होगा। जो आपके फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन थे एम दामोदरन जी, वो इसके जो है चेयरपर्सन होंगे और ये मेजर्स भी सजेस्ट करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्टअप्स में बढ़ाई जा सकती है और सनराइज सेक्टर्स में बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is EV safety standards. So this topic is important for your environment section, of course. So you know that there has been certain incidents where fire has been reported from the EV batteries. So to limit the scope or to limit the possibility of further such incidents, the government of India, and rather the Union Ministry of Road and Transport and Highways, had constituted an expert committee under the chairpersonship of Tata Narsingh Rao ji, and they have recommended additional safety requirements for the in the existing battery safety standards, and now they have been notified by the government under the Central Motor Vehicle Rules. So these amendments include requirements related to the battery cells, battery management system, onboard charger, etc. So now these rules will come into force from 1st of October, and all the EV manufacturers will have to comply with it. Okay, so what is the background? Of course, we are promoting electric vehicles in the country because we want to achieve net zero emissions by 2070. So that's why we are decarbonizing our transport and energy sector. We want to move towards the clean mobility, and e-mobility revolution is being envisaged in the country. You know that why is it important? Because two-wheelers account for almost 70 to 80% of all private vehicles, and even the three-wheelers, which are important for our public transit, freight transport and last mile connectivity, have been suffering from this battery related issues. So that's why it is important that we have certain global level standards in battery management. So what is the status of EVs in India? So currently we have about, if we look at the last year's statistics, then we sold about 4.2 lakh units of electric vehicles in financial year 2022. It was almost 3 times jump than the last year, that is financial year 2021 statistics. All this can be all this suggests that the government initiatives like the FAME 2 scheme and other initiatives have been successful in providing the transition or the necessary transition to the consumers towards electric vehicles. So what is the FAME 2 scheme? It's an incentive scheme which encourages the adoption of electric and hybrid vehicles. Remember that both these vehicles are covered in it, not just the electric vehicles. So what are the hybrid vehicles? They run on both gasoline or petrol or the fuel and electric charge. So what is the FAME India scheme? So faster adoption and manufacturing of electric and hybrid vehicles in India. This is the name of the scheme. It was launched initially in 2015, but then the second phase of this scheme was launched in 2019, in which the aim was to spend about 10,000 crore rupees for a period of 3 years. But then, of course, when COVID came, then this scheme was extended till March 31st, 2024. And the phase 2 is not just supporting the passenger cars or passenger vehicles, but also the transport vehicles like the buses and three-wheelers. So almost 2 lakh vehicles have already been supported under the FAME 2 scheme until now.
So other measures also have been taken by the government, like the battery swapping policy. You know, the most the or the major concern of the consumer that is that we do not have enough charging infrastructure in the country. For that, battery swapping policy has been made, in which you can, if you are a consumer of electric vehicle, if you are going on a highway, if your battery gets low, you can get it swapped with another fully charged battery, so that you do not have to spend time in recharging your battery at that spot. So this is basically delinking charging and battery usage. Even the Niti Aayog has come up with a draft proposal under which all metropolitan cities with a population above 40 lakhs will be prioritized for the development of battery swapping network. Also, certain state governments and even the central government provide an upfront subsidy to reduce the cost of electric vehicles for the consumers. Even an e-Amrit portal has been made, which provides resources to help ease the migration to electric vehicles. So the next topic is Financial Stability and Development Council. So this topic is important for your economy section. So recently, 26th meeting of Financial Stability and Development Council was held. It was chaired by the Union Finance Minister. The FM has emphasized that we need to have continuous risk monitoring so that we can mitigate any vulnerability on the right time. So certain deliberations have been held at this meeting. So it was recognized that the central banks are aggressively raising interest rates because there is global inflation due to the conflict in Ukraine. So we have to look towards the early warning indicators for the economy and be ready to deal with them as and when they arise. So continuous monitoring of financial sector risk, financial conditions and market developments is necessary. It was also discussed that power sector financing, strategic role of GIFT, International Financial Services Center, and inter-regulatory cooperation, and all the issues related to these sectors need to be discussed and resolved. So what is Financial Stability and Development Council? So it's a non-statutory apex council which was constituted by the Finance Ministry by an executive order in 2010. The chairperson of council is the Finance Minister. Apart from the Finance Minister, members of FSDC include the heads of financial sector regulators like your RBI, SEBI, PFRDA, IRDA, Finance Secretary, Secretary of Department of Economic Affairs, Department of Financial Affairs, and even the Chief Economic Advisor. But in 2018, the government also reconstituted this FSDC to involve more members, like the Minister of State, who is responsible for the Department of Economic Affairs, Chairperson of IBBI, and Revenue Secretary. Even the Secretary of Department of Electronics and Information Technology was accommodated because of the rising tide of digital payments. So the aim is to strengthen and institutionalize the financial stability and development in the country, and to monitor the macroprudential supervision supervision of the economy. So this council was actually created on the recommendation of Raghuram Rajan Committee on Financial Sector Reforms in 2008. So the next topic is peace agreement with tribals in Assam. So this topic is important for your social issues as well as your governance section. So recently a tripartite agreement has been signed between the central government, Assam government, and 8 armed Adivasi groups. So this will be ending the decades-old crisis of Adivasis and tea garden workers. So what is this? What are these tea tribes community? So you know that there are thousands of tea gardens in Assam, and these tea and ex-tea garden tribes, they have already been recognized as other backward classes by the government. So they are not just from Assam, but these workers originally came from Odisha, Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, West Bengal during the British colonial period, and they have settled in Assam permanently. So they are very backward, and their literacy level among these communities is extremely low. So that's why they chose a violent path when they started demanding their rights. So they were demanding the scheduled tribe status from the state, and they have been subjected to various forms of torture and suffering during the colonial regime. Even the British planters during that period grabbed their lands. But
they noticed that their condition hardly changed in the post-colonial period. So during the ethnic nationalism and related militancy in Assam, they also rose up with the arms, and since then they have chosen a violent path. But now the agreement has been reached between the central governments, Assam, and these Adivasi groups. Almost 8 Adivasi groups have joined this agreement. They already had a ceasefire pact with the government of India since 2016. Now some settlement agreement has been signed with them. Certain provisions of the agreement have been mentioned here, like this Adivasi Welfare and Development Council will be established by the government of Assam for the rehabilitation of cadres of armed groups and the welfare of tea garden workers. Even a special development package of 1,000 crore will be given to them over a period of 5 years for the infrastructure development in these areas. The culture, the society, the social, cultural, and linguistic and ethnic identities of these groups will also be protected, preserved, and promoted, so as to fulfill their political, economic, and educational aspirations. So the next topic is Pradhan Mantri Awas Yojana. So this topic is important for your governance section. So certain states have been laggard in implementation of the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen. So now the Union Ministry of Rural Development has come up with a set of penalties for these state governments who are not complying with the this scheme. So who are these states? West Bengal, Chhattisgarh, Odisha, and Assam. These states are far behind their targets. So this scheme was started in 2016, and the target was to construct 2.95 crore houses by the year March 2022. But due to pandemic, the target was extended till March 2024. Till August 2022, 2.02 crore houses have already been constructed, but the gap here relates to these 4 states who are far behind their targets. So what is Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen? So it was launched in 2016. To aim was to provide a pakka house with basic amenities to all rural families who are homeless and living in kacha or dilapidated houses. So of course the target was 2.945 crore houses, and now the target is till March 2024. So beneficiaries have been identified using the socio-economic caste census of 2011. There are certain exclusions also in this beneficiaries who belong to SC, ST, free bonded laborers, non-SC, ST categories, widows of or next of kin of defense personnel, etc. After the Gram Sabha verification, the beneficiary gets the benefits of this scheme. So an allowance of 1,20,000 is given in plain areas and 1,30,000 in hilly areas for the construction of house. Up to 25 square meter, including a dedicated area for hygienic cooking. The beneficiary can also avail a loan of up to 70,000 for the construction of house, but this component is optional. So the next topic is World Ozone Day. So this topic is important for your environment section. So the environment minister has recently stated that India's contribution to Montreal Protocol in terms of policy formulation is noteworthy. So he was speaking on the occasion of World Ozone Day, which is celebrated on 16th of September to commemorate the signing of the Montreal Protocol, under which is an environment treaty, which aims to phase out the production and consumption of ozone depleting substances. And this year's theme is Montreal Protocol at 35, Global Cooperation Protecting Life on Earth. So Montreal Protocol, it was signed in 1987 to phase out all the ozone depleting substances. India became a party to this Montreal Protocol in 1992, and India has successfully met the phase-out targets of all ozone-depleting substances as per the Montreal Protocol schedule. So, what is ozone layer? It's ozone basically is a 3 oxygen atom molecule. It is located in the upper atmosphere, called the area called stratosphere. It absorbs the harmful ultraviolet radiations from the sun. So it prevents us from the UV rays, which can cause skin cancer and other diseases. But in troposphere or in the lower atmosphere, if ozone is formed from these chemicals, which are pollutants emitted by the cars, power plants, etc., it can be an harmful air pollutant, and it can reduce our lung function and make breathing difficult for us.
So the next topic is ITP GFRA. So this topic is also important for our environment section. So India will be hosting the ninth session of International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture next week, and it will be providing a common platform for all the participating countries so that they can deliberate upon the pivotal issues related to the development, conservation, and protection of plant genetic resources. So this year the theme is celebrating the guardians of crop diversity towards an inclusive post 2020 global biodiversity framework. So this theme is acknowledging the contribution of world's smallholder farmers who are effectively managing, who are critical to manage the plant genetic resources for food and agriculture. So what is ITP-GFRA? It's a legally binding comprehensive agreement which was signed in Rome in 2001. It provides solutions to achieve food and nutritional security as well as climate resilient agriculture. So because these issues, all these are interdependent, all the countries are interdependent for the plant genetic resources. So it is why a global order was essential to facilitate access and benefit sharing arising out of them. So the next topic is breakfast scheme in school. So this topic is important for your governance section. So Tamil Nadu Chief Minister has launched the Chief Minister's breakfast scheme for students of class 1 to 5 in government schools. So almost 1.14 lakh students will be benefited from this scheme. You know that anemia is a major health problem in Tamil Nadu. That's why the scheme has been made flexible. So those in charge of this scheme can also enhance the component of nutrition given to the children. So the next topic is Audit Bureau of Circulations India. So this topic is also important for your governance section. So Pratap Pawar ji has been elected as the chairperson of Audit Bureau of Circulation, which is a not-for-profit organization. It's a circulation auditing organization. It certifies and audits the circulations of major publications, including your newspapers and magazines. It's a voluntary organization and it is located in Mumbai. So the next topic is Damodaran Committee. So this topic is important for our economy section. So the government of India has constituted, the finance ministry has constituted an expert committee to examine and suggest appropriate measures so that, or the regulatory and other measures, which can enable the scaling up of investments by venture capital and private equity investments. So it will be a 6-member panel headed by the former SEBI chairman M. Damodaranji. So this committee will suggest measures how we can accelerate investment into our startups and sunrise sectors. So this was also announced by the finance minister during her budget speech this year. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.